हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ट्रिक्स के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने यह बताने का काम किया कि ट्रिक्स के माध्यम से आप प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज भी इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थी जो है टाइम की वजह से कुछ प्रश्न को छोड़ देते हैं और 60-70 के बीच में या फिर उससे प्लस में जाके अटक जाते हैं। ऐसे में उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं तो परीक्षाओं में आती है, जिसका सॉल्यूशन किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी हथकंडे को अपना के करना ही होता है। क्योंकि अगर आपको परीक्षा पास करना है, कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि ट्रिक्स के माध्यम से कैसे प्रश्नों को हल किया जाए। जी हाँ, आप सभी अभ्यर्थी सीटेट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में लगे हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक्स की भी ज़रूरत होगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं 60 और 70 के बीच में रुक जाते हैं। ये थंबनेल भी आप सभी के लिए इसलिए लगाया गया है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह मजबूरी हो जाता है, समय का अभाव या फिर उसके आगे कुछ प्रश्नों का आंसर नहीं जान पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसके साथ खेलो। जी हाँ, तो चलिए बिना देर किए सीटेट के आज की इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 2022 में, दिनांक था 28 दिसंबर 2022, पेपर 1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और आपको हम बताएंगे कि ट्रिक्स के माध्यम से कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला प्रश्न जो है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। जी हाँ, यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए। यह पूछ रहा है कि जो आरंभिक काल होता है, एक बच्चा जो जन्म लेता है उससे लेकर वयस्कता तक, यानी कि युवा होने तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, इसके बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो क्या वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा या माध्यमिक बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा या फिर किशोरावस्था होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत चीज़ों को बारीकी से पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे समझिए, तो आपको 0 से लेके और जब आप 12 तक होते हैं उस अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस अवस्था को जो है हम लोग, जब बच्चा 12 तक जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि वो किशोरावस्था में कदम रख देता है। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं होगा, माध्यमिक बाल्यावस्था नहीं होगा, संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा आपका किशोरावस्था होगा। क्योंकि किशोरावस्था बाल्यावस्था से वयस्कता तक का एक जैव सामाजिक संक्रमण है जो 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच की होती है। जी हाँ दोस्तों, यह 11 से 18 इसको जो है मनोविज्ञान के हिसाब से माना गया है और जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तनों का एक जो समूह है, ये उसकी ही विशेषता है। जी हाँ, चलिए स्टेनले हॉल इसके जो कुछ इसके लिए बताया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किशोरा अवस्था जो है तनाव, दबाव, विरोध, संघर्ष, तूफान की अवस्था को कहा जाता है। हमने इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, स्तुतवी। स्तुतवी का मतलब ही हो जाता है कि आपका संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध, दबाव, स्तुतवी का मतलब यही हो जाता है। किशोरा अवस्था जो है स्तुतवी की अवस्था है। एक ट्रिक हमने तैयार किया था जो हम जो है आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की अवस्था होती है। सबसे पहले तो ये बात कर लेंगे कि स्थूल गामक कौशल किसको कहते हैं। स्थूल गामक वैसी गतिविधियों को कहते हैं जिसमें
जो है बालक जो है, शिशु जो है, अपनी बाजू, पैर, पूरे शरीर के जरिए घुटने के बल चलना या खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, ये सारी चीज़ों को सीखता है, उसे ही हम लोग गामक कौशल कहते हैं, ग्रॉस मोटर कौशल कहते हैं। तो इसमें वही चीज़ पूछ रहा है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एक छोटा बच्चा जो उठ के चल नहीं सकता, लेकिन उसके पास एक लाल पीली बॉल या किसी भी कलर का जो उसको आकर्षित करे रख दीजिएगा, उसको अपने हाथ या पैर से मारने का प्रयास करेगा। तो क्या है कि वो हाथ और पैर से जो एक्टिविटी कर रहा है उसी को हम लोग स्थूल गामक कौशल कहते हैं। तो क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग बनाना, उस अवस्था में बालक इस चीज़ को नहीं कर सकता है। पेपर के टुकड़े को काटना और चिपकाना नहीं कर सकता। सुई में धागा लगाना नहीं कर सकता। चलना और दौड़ना, ये दो चीज़ें स्थूल गामक कौशल के उपयोग हैं। बालक को इसकी आवश्यकता होती है और ये बालक के द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है। चलिए, इसमें आप जान लें कि इसमें शरीर की छोटी पेशियों का प्रयोग की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे स्थूल गामक कौशल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या वो परिवार है, स्कूल है, दोस्त है, मीडिया है? तो इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे समाजीकरण की प्रथम इकाई के बारे में बात कर रहा है। मीडिया जो है प्रथम इकाई नहीं है, दोस्त प्रथम इकाई नहीं है, स्कूल द्वितीय इकाई है, यानी कि परिवार जो है आपका बच्चे का प्रथम समाजीकरण की इकाई है। परिवार तथा परिवार के वे सदस्य जिनके साथ बच्चे जन्म से ही अंतःक्रिया करते हैं, उससे समाजीकरण की प्रथम संस्था कही जाती है। परिवार ही है जो स्नेह, सुरक्षा और समाजीकरण प्रदान करता है। और बात करें कि जो महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान बच्चों के लिए बुनियादी स्रोत होते हैं, एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार के कई कार्य करने होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रारंभिक इकाई जो है वो बच्चे का परिवार होता है, दूसरा होता है आपका स्कूल, वो समाजीकरण की दूसरी इकाई होती है। चलिए द्वितीय इकाई के बारे में बात कर लिए। चैप्टर वाइज चीज़ों को जिस दिन समझेंगे हम लोग, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल ट्रिक के माध्यम से पकड़ने की बात हो रही है। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, वे क्या कहलाती हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में हम लोग बात करें। क्या जीववादी सोच होती है, पदानुक्रमित सोच होती है, केंद्रीकरण या वर्गीकरण की सोच होती है? क्या होती है जो भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार सजीव गुण होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो देखिए, इसमें हम आपको बताते चलें कि जीववादी सोच, क्योंकि बच्चे को गुड़िया में भी एक सजीव वस्तु नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं एक जीववादी सोच जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, जीववाद सोच कहलाती है। पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की, उसमें बच्चे जीववादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। कि कैसे, आपने ऑब्जर्व किया भी होगा कि बच्चा जो है एक गुड़िया को देखता है तो वो समझता है कि साक्षात कोई है, उसके साथ हंसता है, खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक जीववादी सोच विकसित होती है, तब जाके उसके साथ वो फ्लैक्स जो कंफर्टेबल हो पाता है, और जो इस विश्वास को दर्शाता है कि निर्जीव वस्तुएं जीवित प्राणी है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा दौड़ते समय ज़मीन पर गिरकर रोने लगता है तो ज़मीन को डंडे से मारने एवं डांटने पर बच्चा शांत हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं जीववादी के ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या जो लिए हैं हमने 5, संकेत व अन्य तरीके से बच्चे की ज़रूरत पर मदद करना किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, क्या वो स्कैफोल्डिंग है, रीइंफोर्समेंट है, या अनुबंधन है, या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व है? क्या है इसका सही कारण? तो
कहीं ना कहीं संकेत और अन्य तरीकों द्वारा बच्चे को जो ज़रूरत पड़ने में मदद करता है उसे हम लोग स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, यानी पार पाना कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि संकेत और अन्य तरीकों द्वारा बच्चे को जो ज़रूरत पड़ती है, मदद करती है, उसे हम पार कहते हैं। यह वायोगोस्टकी के अनुसार आप लोगों ने ZPD पढ़ा होगा, इसी को हम लोग पार पाना या स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। वायोगोस्टकी के सिद्धांत में आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है उसमें थोड़ा उसको फोर्स किया जाए, या फिर जो हल्का जो आवश्यकता होती है सहयोग की वो किया जाए, उसे हम लोग पार पाना कहते हैं। रीइंफोर्समेंट उसका विकसित रूप है। पार पाना एक छोटी इकाई, लघु मतलब कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वायोगोस्टकी के अनुसार यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए, वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीखता है और बालक के लिए मचान का कार्य करता है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चे द्वारा सीखना ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इस सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती, बल्कि शुरुआत में होती है। इसे जो है आधारभूत सहायता भी कहा जाता है। वायोगोस्टकी ने अधिगम के दौरान छात्रों को 3 बुनियादी ज़रूरतों का प्रस्ताव दिया। पहला था पार, दूसरा था समीपस्थ विकास का क्षेत्र और तीसरा था अधिक जानकार या अन्य। तो ये है वायोगोस्टकी के सिद्धांत से लिया गया प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो में मोटिवेशन का काम वही लाइक का बटन ही करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 वायोगोस्टकी से और एक प्रश्न आ गया। वायोगोस्टकी के सिद्धांत के अनुसार अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। देखिए यहाँ पे ऐसे अगर आप नहीं पकड़ सकते तो ये आप देखें कि रटंत विद्या, घटंत बुद्धि ये निगेटिव वर्ड है, और निष्क्रिय अधिगम सक्रिय अधिगम होता है, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है BF स्किनर का है, ये भी नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि हमने बताया कि पार पाना या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है सहयोग अधिगम का ही एक उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए ट्रिक के माध्यम से भी प्रश्नों को पकड़ने में आप किस प्रकार से पकड़ेंगे इस चीज़ को भी आपने देखा। यहाँ पे कोहलबर्ग से एक प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत जो है नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। क्या वो पूर्व संक्रियात्मक चरण है, पूर्व परंपरागत चरण है, परंपरागत चरण है या पश्च परंपरागत चरण है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न में पूछ रहा है कि नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, यानी कि नकल करता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण, क्योंकि जब नकल करता है इसका मतलब वो परंपरागत में आएगा, क्योंकि अपने माँ बाप, भाई बहन या किसी का वो तो नकल कर रहा है, जो कहने का मतलब कि पीछे से कोई करते आया है उस चीज़ को वो दोहरा रहा है। तो ये क्या हुआ कि एक तरह से कन्वेंशनल लेवल हो गया, यानी कि परंपरागत चरण हो गया। तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के विकास में परंपरागत चरण में अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। इसमें बच्चे यह समझने लगते हैं कि उसके माता पिता, शिक्षक आदि द्वारा उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो शिक्षक का नकल करता है, माँ बाप का नकल करता है, तो कहीं ना कहीं वो चली आ रही है चीज़ें जिसको वो दोहरा रहा है। तो ये होगा उसका सही आंसर, प्रश्न संख्या 7 का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जॉन डीवी से एक प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा जो प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित होती है? तो परीक्षा केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण नहीं है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित भी उदाहरण नहीं है, शिक्षक केंद्रित भी उदाहरण नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थी केंद्रित होता है, क्योंकि केंद्र में विद्यार्थी होता है और पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के द्वारा इसका जो है
चक्कर लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर जो होगा डी हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होता है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखा जाता है, जहाँ शिक्षक छात्रों को अपनी गति से अधिगम के लिए उचित वातावरण और सामग्री प्रदान करने में एक सहायक रूप से सुविधा प्रदान करते हैं। अतः एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं उनको जॉन डीवी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न लिया गया है कुछ लॉजिक टाइप का। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक? तो देखिए, एक परामर्शदाता हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो होता है उसके पास होनी चाहिए पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि 9 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ फिलोसफर है जिनके बारे में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत आपको जानने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि उस वीडियो का आवश्यकता है। जॉन डीवी हो गए, आपके पियाजे कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की हो गए, उसके बाद एल्बर्ट बंडूरा हो गए, हाँ, उसके बाद ये हार्वर्ड गार्डनर हो गए, बर्दाइमर हो गए, कोहलर हो गए। इन सब के बारे में कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए अति आवश्यक है, तभी जाके इन जो फिलोसफर हैं इनसे जुड़े सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक वीडियो ऐसा बनाना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रदान कर दें। तो बात करते हैं प्रश्न के हिसाब से कि रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होनी चाहिए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने और किसी के विचार, मनोभाव, भावनाओं, उद्देश्य और इच्छाओं और ये व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं यह जानने की विशेष क्षमता भी होनी चाहिए। इसे हम लोग परामर्शदाता कहते हैं या पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। क्योंकि रेनू एज अ टीचर है, वहाँ पे उसको एक अंतर्वैयक्तिक शक्ति होनी चाहिए। उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो बच्चा है जो सीखना चाह रहा है उससे किस प्रकार से, किस चीज़ को, किस विचार के हिसाब से, किस मनोभाव से वो क्या समझना चाहता है और हमें किस प्रकार से उसके मनोभाव को समझनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।